पिछले क्लास में हम एनालॉग के अंतर्गत क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जिसको पुश पुल अरेंजमेंट में हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने उसका कंप्लीट थ्योरी पोर्शन देख लिया। पुश पुल आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का टाइप है। मैंने क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर क्या होता है उसको बताया। ऐसा पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर का करंट का फ्लो 180 डिग्री एंगल के लिए होता है। इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल के लिए जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में सिंगल ट्रांजिस्टर है वो 180 डिग्री एंगल के लिए कंडक्शन करता है, तो आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, जिससे लोड में जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड मिल जाता है। अगर आपको डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट सिग्नल चाहिए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज किया जाता है, दो ट्रांजिस्टर एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर है वो इनपुट एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है और अनदर जो ट्रांजिस्टर है वो इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है। तो इस टाइप से क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर है वो दो इंडिविजुअल हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है, जिससे आउटपुट लोड में करंट का फ्लो है वो इनपुट एसी के कंप्लीट साइकिल के लिए होता है। क्लियर हुआ? इनपुट एसी के कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, जिससे डिस्टॉर्शन लेट आउटपुट सिग्नल है वो प्राप्त होता है। ठीक है, यूज द ट्रांजिस्टर की टाइप के बेसिस पर क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर दो टाइप का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और दूसरा है वो कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो इफ बोथ द ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायर सर्किट इज आइदर एनपीएन और पीएनपी, अगर दोनों ट्रांजिस्टर है वो सिमिलर टाइप का है, यदि दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर दोनों ट्रांजिस्टर अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो वो जो एम्पलीफायर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं। इफ बोथ द ट्रांजिस्टर आर dissimilar type, dissimilar that means one is npn and another is pnp, then such type of amplifier is called complementary symmetry class B आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का मैथमेटिकल इफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको थ्योरी तो ले लिया हूँ, बट मैं थोड़ा सा सर्किट एक बार और देख लेता हूँ। सर्किट यहाँ पर हमने बताया था कि दो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, दो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। एक दोनों ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, एनपीएन टाइप का ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर होता है। दोनों जो दो ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, इसमें दो ट्रांजिस्टर जो यूज़ होता है वो दोनों ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एनपीएन है। अगर सिमिलर टाइप का ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है तो वो जो एम्पलीफायर है वो क्या कहलाएगा, पुश पुल एम्पलीफायर कहलाएंगे। अगर डिसिमिलर टाइप का यूज़ हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, डिसिमिलर के केस में कंप्लीमेंट्री सिमेट्री कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका लाउड स्पीकर है जिसको हम लोड की तरह यूज़ करें। सपोज इसकी लोड रेजिस्टेंस है, उसकी इनपुट इम्पीडेंस RL ले लिया हूँ मैं। ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर को हम आउटपुट ट्रांसफार्मर बोले थे, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, आउटपुट ट्रांसफार्मर, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी जब तक नहीं बनाऊंगा आप बताऊंगा आपको मैथमेटिकल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, दोनों सेंटर टेप्ड है, ये सेकेंडरी सेंटर टेप्ड है, ये इसका सेकेंडरी सेंटर टेप्ड टर्मिनल है वो ऐसा दो रजिस्टर के साथ इससे, और ये दोनों का कॉमन इमीटर जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। ये दो ट्रांजिस्टर है, एक को मैं Q1 दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ
Q2। दोनों ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है और दोनों ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहा है। ये रजिस्टर की रजिस्टेंस वैल्यू R1, इसको मैं दे देता हूँ R2। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेंटर टेप्ड है और आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी टर्मिनल, ये प्राइमरी है वो क्या है, सेंटर्ड है। इसके प्राइमरी सेंटर्ड टर्मिनल से एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC का यूज किया गया। क्लियर हुआ। तो ये पुश पुल, यहाँ पर प्राइमरी ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्मिनल पे हम प्राइमरी वाइंडिंग में एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल AC अप्लाई करते हैं। वह एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है जिसे एम्पलीफाई करना है हमें, ठीक है। ये वीक सिग्नल है, इसे पावर एम्पलीफाइड के फॉर्म में हमें इसमें लोड में ट्रांसफर करना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये दोनों NPN ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर मोड में यूज हो रहा है। क्लियर हुआ। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल सेंटर टेप्ड टर्मिनल है, जिसकी अपर टर्मिनल और इसकी अपर सेकेंडरी और इसकी लोअर सेकेंडरी है उसको हम अपर सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी टर्मिनल है उसको Q2 और Q1 के इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कनेक्ट किए हैं। क्लियर हुआ। R1 और R2 जो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये बाइसिंग नेटवर्क है जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ। आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्मिनल सेंटर टेप्ड है, प्राइमरी सेंटर टेप्ड टर्मिनल। इस प्राइमरी सेंटर टेप्ड टर्मिनल से एक्सटर्नल DC सप्लाई है उसको यूज किया गया है और सेकेंडरी टर्मिनल से हम लाउड स्पीकर को हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। क्लियर हुआ। तो ये पुश पुल क्लास B क्या होता है, जैसे ही हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करेंगे, ऐसा एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर का अपर टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर हो जाता है और ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लोअर टर्मिनल पे निगेटिव वोल्टेज। अपर टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से ये ट्रांजिस्टर Q2 है वो क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है और कंडक्ट होकर के वो एक्टिव मोड में ऑपरेट करना शुरू कर देता है। बट B पे निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होने से ट्रांजिस्टर Q1 हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स होने की वजह से Q1 है वो कट ऑफ मोड में रहता है, ऑन नहीं हो पाता। इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। क्लियर हुआ। तो A पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने से Q2 है फॉरवर्ड बायस, Q2 के फॉरवर्ड बायस होने से Q2 है वो टर्न ऑन, Q2 टर्न ऑन होने से ये एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। फाइनली करंट है वो आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेंटर टर्मिनल के पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से आपका ट्रांजिस्टर Q2 से आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल A पॉइंट पे बिल्डअप होगा, डेवलप होगा, ट्रांजिस्टर Q2 है वो एक्टिव मोड में ऑपरेट करेंगे। बट Q1 जो है वो कट ऑफ मोड में चला जाएगा। Q1 का कट ऑफ मोड में जाने से Q1 है वो ऑफ रहेंगे मतलब इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो ये फाइनली क्या होगा, जैसे ही इसके अब देखो Q2 जब टर्न ऑन हुआ तो Q2 ऑन होने से इस आउटपुट ट्रांसफार्मर के अपर प्राइमरी, ये ऊपर वाले भाग को अपर प्राइमरी बोलेंगे, इसको लोअर प्राइमरी। तो जब Q2 ऑन है तो उस पर्टिकुलर केस में आउटपुट ट्रांसफार्मर के अपर प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसके लोअर प्राइमरी वाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। क्लियर हुआ। ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट AC सिग्नल का निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, आउटपुट ड्राइवर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल के अपर सेकेंडरी पे निगेटिव वोल्टेज डेवलप होता है, बट लोअर टर्मिनल B पे क्या होंगे, पॉजिटिव। अपर टर्मिनल A पे निगेटिव वोल्टेज डेवलप्ड होने के कारण ट्रांजिस्टर Q2 हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स होने के कारण ट्रांजिस्टर Q2 है वो क्या होता है, ऑफ कट ऑफ मोड में चला जाता है, कंडक्ट नहीं हो पाता। दैट मीन्स Q2 से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। B पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप होने से ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट हो जाएगा, एक्टिव मोड में चला जाता है। एक्टिव मोड में जाने से ये क्या हो जाता है, एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू कर दे। फाइनली Q2 तो ऑफ है, Q2 से कोई करंट फ्लो नहीं। अगेन क्या होगा, जैसे ही Q1 एक्टिव मोड में ऑपरेट करेगा, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। फाइनली इसकी क्या होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से लोअर आपका
लोअर प्राइमरी वाइंडिंग, लोअर प्राइमरी वाइंडिंग से ट्रांजिस्टर Q1, ट्रांजिस्टर Q1 से क्या हो जाएगा, ग्राउंड। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दैट मीन्स आउटपुट ट्रांसफार्मर के लोअर प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल है सेकेंडरी वाला, इस सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज है क्या हो जाएंगे, इंड्यूस होंगे। उस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण क्या होगा, फाइनली इस लोड में क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल करंट का, लोड करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, एक हाफ साइकिल के लिए Q2 एक्टिव मोड में आ रहा है तो Q1 है वो कट ऑफ कंडीशन में, दूसरे हाफ साइकिल में जब जा रहा है तो Q1 एक्टिव मोड में आ रहा है तो Q2 है वो कट ऑफ कंडीशन में। तो हो क्या रहा है, अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल के एक साइकिल के लिए Q1 है वो एक्टिव मोड में ऑपरेट करके एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में Q2 ऑफ है। अब दूसरे हाफ साइकिल में जब Q2 एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो Q1 है वो क्या है, ऑफ है। क्लियर हुआ। तो एक हाफ साइकिल में ओनली एक ही ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। क्लियर हुआ। तो हो क्या रहा है, कंडक्शन एक हाफ साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर कंडक्शन किया, दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्शन किया। तो हो क्या रहा है, इन दोनों ट्रांजिस्टर के कारण आउटपुट में जो करंट का फ्लो होता है, उस करंट के कारण जो आउटपुट वेव जनरेट होता है, वो जनरेटेड जो वेव है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में हमें मिलता है। क्लियर हुआ। तो इसके वजह से, एक के वजह से सपोज यहाँ पर पॉजिटिव हाफ मिला, तो एक Q1 जब कंडक्शन किया तो उसके वजह से क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ। तो इसके कारण ऐसा मिलेगा और इसके कारण क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली जो जनरेटेड आउटपुट जो सिग्नल है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो लोड में जनरेटेड जो सिग्नल है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में मिलता है। क्लियर हुआ। तो डीसी ऑपरेशन केस देखते हैं। तो हमने बताया था कि पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का ही टाइप है, जिसमें ऑपरेटिंग जो पॉइंट है लोड लाइन में एक्स एक्सिस पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर आपको लोड लाइन अगर ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। ये आपका VCE है, कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज, और ये आपका क्या है, IC है, कलेक्टर करेंट, और इन मैक्सिमम कलेक्टर करेंट और मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है, वही क्या कहलाता है, लोड लाइन। ये IC क्या होता है, VCC डिवाइडेड बाई RL होता है, और ये क्या होता है, VCE। ठीक है, VCE मैक्सिमम और ये VCE है। अब यहाँ पर हम इसको कौन से मोड में यूज़ कर रहे हैं, क्लास बी मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास बी मोड में यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, और इस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को VCEQ बोलेंगे, और ये VCEQ इक्वल टू क्या होता है, VCC होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में ICEQ इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इस जब एक्सटर्नल आपका इनपुट जो ऐसी सिग्नल उस पर क्यू पॉइंट करेंट का मतलब क्या होता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट एंड जीरो सिग्नल कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इज कॉल्ड क्यू पॉइंट वैल्यू। तो VCEQ मतलब आपका DC वोल्टेज। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आउटपुट जो वोल्टेज है मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज का इक्वल होगा, VCC का इक्वल होगा। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब ये क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेंगे, तो जब ये एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसमें कलेक्टर ICQ करंट, DC जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होंगे। क्लियर हुआ। तो इस पॉइंट और ये इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबव ही आपका कलेक्टर करंट है वो साइनोसाइडली वेरी होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब कलेक्टर करंट साइनोसाइडली वेरी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज भी क्या करेगा, साइनोसाइडली वेरी होता है। तो डार्क लाइन से जो ड्रॉ किया हूँ, वो डार्क लाइन से जो ड्रॉ किया हूँ वही आपका आउटपुट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है, जो कलेक्टेड वोल्टेज के साइनोसाइडली वेरिएशन के कारण साइनोसाइडल फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और निगेटिव हाफ साइकिल में आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहता है। तो एक ही ट्रांजिस्टर के लिए बना रहा हूँ, एक ट्रांजिस्टर सिर्फ एक हाफ साइकिल का कंडक्शन करेगा, तो एक हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, एक हाफ साइकिल कंडक्शन किया तो उन्होंने ये वोल्टेज दिए। दूसरे हाफ साइकिल के लिए एक दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्शन करेगा, पहला वाला नहीं करेगा, तो इसके लिए नहीं ड्रॉ किया। तो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए दो अलग अलग वेवफॉर्म। क्लियर हुआ। तो ये इस टाइप से। तो VCEQ और ये VCEQ का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, VCC का इक्वल होगा। क्लियर हुआ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, DC ऑपरेशन के केस में हमने ऑपरेशन देखा तो बताया कि दो ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर है वो इनपुट AC सिग्नल के अलग अलग हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है।
एक ट्रांजिस्टर अगर पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्शन करता है तो दूसरा जो आपका ट्रांजिस्टर है वो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है। तो दो हाफ साइकिल के लिए दोनों इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन करता है। तो लोड में फ्लो होने वाला जो करंट का नेचर है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। सपोज आपका आउटपुट जो करंट है, सपोज जो करंट है, करंट की पीक वैल्यू आई एम है, क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर आई एम को पीक वैल्यू ऑफ करंट मान लूँ, ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में हर एक ट्रांजिस्टर के कारण जो करंट जो मिलता है हाफ वेव रेक्टिफाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, आई एम, आपका आई एम बाई पाई जो है वो क्या होंगे, एवरेज डीसी वैल्यू होगा, एवरेज डीसी करंट होंगे, एवरेज डीसी करंट। ये कहाँ से आया, हमने हाफ वेव रेक्टिफाइड के केस में देखे हैं ना, किसी भी सिग्नल का एवरेज जो वैल्यू है वो आई एम बाई पाई होगा। तो एवरेज जो डीसी करंट फ्लो होगा वो आई एम बाई पाई होगा। तो एक ट्रांजिस्टर के वजह से आपका इतने अमाउंट में एवरेज डीसी करंट का फ्लो होता है। तो टोटल जो डीसी जो करंट जो फ्लो होंगे वो क्या होगा, इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के कारण फ्लो होने वाले डीसी करंट के एवरेज वैल्यू के सम का इक्वल होगा। तो टोटल डीसी करंट जो होगा, टोटल डीसी करंट आईडीसी, टोटल आईडीसी करंट आईडीसी इक्वल टू क्या होगा, आई एम बाई पाई प्लस क्या हो जाएगा आपका आई एम बाई पाई। क्लियर हुआ। तो ये होंगे, तो आईडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2IM बाई क्या हो जाएंगे, पाई। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में जो टोटल डीसी करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, आईडीसी, एंड आईडीसी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एवरेज डीसी करंट ड्यू टू इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर। ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कारण है और ये सेकेंड ट्रांजिस्टर के कारण। क्लियर हुआ। तो इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के कारण जो डीसी करंट फ्लो होगा उन दोनों का एवरेज डीसी करंट का सम है वो क्या होगा, टोटल डीसी करंट का इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अब टोटल डीसी पावर, तो टोटल डीसी पावर जो होगा क्या होगा, डी एक्सटर्नल सप्लाई डीसी वोल्टेज के कारण जो उस पर्टिकुलर सर्किट में इनपुट डीसी पावर ड्रॉ होता है उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, टोटल डीसी पावर। दी टोटल डीसी पावर, total DC power input is given, total input DC power input is given PDC, और PDC इक्वल टू क्या होगा, VCC DC वोल्टेज इंटू उसके कारण फ्लो होने वाला करंट IDC। ठीक है, तो ये VCC IDC का वैल्यू अभी अभी हमने बताया 2IM बाई पाई। यहाँ पर IM का है, उसमें फ्लो होने वाले करंट का पीक एम्पलीट्यूड है। क्लियर हुआ। आई एम को क्या माना मैं, पीक एम्पलीट्यूड। अगर मैं आउटपुट जो करंट है हर एक ट्रांजिस्टर के कारण जो उसमें करंट का फ्लो हो रहा है उस करंट की पीक वैल्यू को मैंने आई एम माना है। तो एक ट्रांजिस्टर है वो ओनली एक हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है। तो एक हाफ साइकिल के कारण जो डीसी करंट का फ्लो होगा उस एवरेज वैल्यू आई एम बाई पाई होगा। तो दो ट्रांजिस्टर दो इंडिविजुअल हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है और दोनों के आउटपुट मिलता है। तो टोटल डीसी करंट क्या होगा, इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के कारण फ्लो होने वाले डीसी करंट के सम का इक्वल। तो आई एम बाई पाई प्लस आई एम बाई पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2IM बाई क्या होंगे, पाई होंगे। क्लियर हुआ। तो एवरेज टोटल डीसी पावर जो इनपुट जो होगा वो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज के कारण जो होंगे वही VCC इंटू IDC, यहाँ पर VCC IDC का वैल्यू 2IM बाई क्या होंगे, पाई। तो इसका क्या होगा, टोटल इतने अमाउंट का जो पावर है वो इनपुट के फॉर्म में उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर को क्या होगा, ड्रॉ होगा। क्लियर हुआ। अब एसी अगर ऑपरेशन की देखिए, एसी ऑपरेशन की अगर बात करें तो जैसे ही हम उस पावर एम्पलीफायर में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रखा है, अगर आप देखेंगे, अगर इसको देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर Q2 है वो कंडक्शन कर रहा था और बी पे निगेटिव वोल्टेज आने से Q1 है वो कंडक्शन नहीं कर रहा था। तो ए पे पॉजिटिव वोल्टेज एम्पियर होने से Q2 टर्न ऑन हुआ, टर्न ऑन होकर के एक्टिव मोड में ऑपरेट किया, एक्टिव मोड में ऑपरेट हुआ तो इससे होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हुआ। फाइनली फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से ट्रांजिस्टर Q2 से होते हैं ऐसा ग्राउंडेड होगा। क्लियर हुआ।
तो Q2 के कारण इसमें लोड में करंट का फ्लो हुआ। तो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ट्रांजिस्टर Q2 एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है, बट Q1 है वो कट ऑफ रहता है। Q2 का एक्टिव मोड में ऑपरेट करने से करंट है वो पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से Q2 से होते हुए क्या हो जाता है, ग्राउंडेड। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर के अपर प्राइमरी वाइंडिंग पर ही आउटपुट करंट का फ्लो हो रहा है। तो अपर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न को N1 माना था, लोअर प्राइमरी वाइंडिंग को भी N1 माना था, और इसको क्या माना था, N2। तो देखा जाए तो टोटल इस प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न है 2N1 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न वाइंडिंग पे फेरों की संख्या क्या है, N2 है। क्लियर हुआ। तो हो क्या रहा है, एक ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हाफ वाइंडिंग से ही आपका इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है। जब ये टर्न ऑन हो रहा है तो इसके लोअर पोर्शन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग से ही करंट का फ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एट ए टाइम एक ही ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन कर रहा है, तो एक ट्रांजिस्टर के कंडक्शन होने से ओनली हाफ साइकिल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग में ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में ओनली हाफ टर्न, दैट मीन्स N1, इसके लिए भी N1, और टोटल देखूं तो क्या हो जाएगा, 2N1 हो जाए। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हाफ पोर्शन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ही पार्टिसिपेट हो रहा है करंट के फ्लो होने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में हम सबको बताया था रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस RL के बारे में बताया था। रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस होगा वो RL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। ये RL बाई N स्क्वायर, N वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न, where n is number of turn and this n इक्वल टू क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है। तो RL तो एक्सटर्नली आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर कनेक्टेड रजिस्टर की लोड रेजिस्टेंस है, और RL डैश है सेकेंडरी वाइंडिंग पर कनेक्टेड लोड के कारण प्राइमरी पे जो रेजिस्टिव इफेक्ट अपीयर होता है वही आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस। RL डैश को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस RL डैश। ये RL डैश कैसे होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे कनेक्टेड एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पे रेजिस्टिव जो इफेक्ट अपीयर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो बढ़ जाती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस। तो रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस RL डैश एंड RL डैश इज गिवन बाय RL डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये है, यहाँ पर हम N फेरों की संख्या को N2 बाई N1 लिए हैं। क्यों लिए, क्योंकि हर एक ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन कर रहा है तो ओनली हाफ वाइंडिंग पे ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है। तो टोटल वाइंडिंग पे फेरों की अगर संख्या, अगर टर्न की संख्या अगर देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग पे टोटल टर्न TN1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे टर्न है वो क्या है, N2। तो उस कंप्लीट ट्रांजिस्टर की टर्न रेशियो 2N1 रेशियो N2 है। बट क्या हो रहा है, इसमें जब कंडक्शन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में ओनली हाफ प्राइमरी वाइंडिंग पे ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है। इस कारण इसमें रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस RL डैश में क्या होगा, RL बाई N स्क्वायर होंगे, और N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा, नॉट N2 डिवाइडेड बाई 2N1, सिर्फ N2 बाई N1 ही होंगे, क्योंकि हाफ प्राइमरी वाइंडिंग पे ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो है। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड सिग्नल के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन करेगा। ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन करेंगे तो उससे एम्पलीफाइड आउटपुट करंट का फ्लो होगा। आउटपुट AC करंट के फ्लो होने से लोड में जो AC करंट फ्लो होगा, सपोज उस फ्लोइंग इस आउटपुट AC करंट उसकी पीक वैल्यू को मैं IM मान लूँ। IM क्या है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट AC करंट, आउटपुट AC करंट। ठीक है। तो आउटपुट AC करंट की पीक वैल्यू को अगर IM मान लूँ, सपोज VM इज क्या है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट AC वोल्टेज। तो उसकी कंडक्शन से जो एम्पलीफाइड करंट का फ्लो होता है उसकी पीक वैल्यू को हमने IM माना। करंट फ्लो होने से जो आउटपुट में जो वोल्टेज डेवलप होता है उस डेवलप्ड वोल्टेज की पीक वैल्यू को क्या मान लिया, VM मान लिया। तो IRMS उस फ्लोइंग आउटपुट करंट की RMS वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, IM बाई √2। हमने RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू पढ़ा है। तो जब भी हम AC पावर की कैलकुलेशन करेंगे,
एसी पावर के केस में हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही, इफेक्टिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई पाई हो जाएगा। वैसे अगर आउटपुट एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, वी एम बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। हैंस दी आउटपुट एसी पावर, हैंस आउटपुट एसी पावर, आउटपुट एसी पावर एंड आउटपुट एसी पावर पी एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट एसी वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट एसी करंट। तो वोल्टेज और इसका करंट का आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ पर वी आर एम एस इक्वल टू क्या है, वी एम बाई अंडर रूट 2। आई आर एम एस इक्वल टू क्या है, आई एम बाई अंडर रूट 2। क्लियर हुआ। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो उसके पर्टिकुलर लोड पे जो एसी पावर जो डेवलप होंगे वी एम आई एम बाई 2 हो जाएगा। वेयर अगर हम शो करना चाहें तो आई एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एम आउटपुट एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एल डैश। क्लियर हुआ। आर एल डैश, क्योंकि आर एल डैश जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो आपका रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, सेकेंडरी में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पर जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस अपीयर होता है वही रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, जिसको आर एल डैश बोलते हैं। ठीक है। तो ये आई एम इक्वल टू उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर डेवलप्ड एसी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसकी रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस। ये आई एम का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। आई एम का वैल्यू अगर रखेंगे, ठीक है, तो आई एम का वैल्यू अगर रखते हैं आउटपुट एसी पावर, यहाँ पर वी एम बाई 2 है। आई एम की वैल्यू क्या लिखे हैं हम, वी एम डिवाइडेड बाई आर एल डैश निकाले तो ये क्या हो जाएगा, वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एल डैश। आर एल डैश है ना, आर एल बस नहीं है ये। तो ये आउटपुट एसी वोल्टेज, आउटपुट एसी पावर जो डेवलप होगा उसकी वैल्यू वी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एल डैश। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट एसी वोल्टेज जो डेवलप होगा वो आपका आई एम इंटू क्या होगा, आर एल डैश। प्राइमरी वाइंडिंग पे रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस और प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लो होने वाले करंट का पीक वैल्यू। तो ये आ जाएगा पी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम बाई 2 इंटू वी एम की वैल्यू क्या है, आई एम इंटू आर एल डैश। तो ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर इंटू आर एल डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा पी ए सी। तो ये इन टर्म्स ऑफ करंट है, ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण जो एम्पलीफाइड आउटपुट एसी पावर डेवलप होगा, डेवलप्ड एसी पावर की फार्मूला आई एम स्क्वायर इंटू आर एल डैश डिवाइडेड बाई 2, वेयर आर एल इज रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस। एंड अगेन अगर लिखना चाहे तो आर एल डैश इक्वल टू क्या होता है, आर एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, वेयर एन इक्वल टू क्या होगा, एन टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन वन। ये एक्सटर्नल लोड है जो लाउड स्पीकर का है। N2 बाई N1 क्या है, ट्रांसफार्मर का टर्नर रेशियो है। ठीक है। तो ये है आउटपुट एसी पावर है, उसकी वैल्यू पी ए सी आई एम स्क्वायर इंटू आर एल डैश। अब अगर हम इफिशेंसी की बात करें तो हमें पावर एम्पलीफायर की इफिशेंसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन इफिशेंसी बोलते हैं। इफिशेंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इफिशेंसी। तो इफिशेंसी को अगर हम ईटा से शो करें तो इफिशेंसी ऑफ दिस पावर एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट एसी पावर टू द आउटपुट इनपुट डीसी पावर। ठीक है। कोई भी पावर एम्पलीफायर इस इनपुट डीसी पावर को लेकर आउटपुट एसी प्रोवाइड करता है, तो इस इनपुट डीसी पावर को आउटपुट एसी पावर में कन्वर्ट करने की जो इफिशेंसी है, उस कन्वर्ट करने की इफिशेंसी को पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन इफिशेंसी बोलते हैं, और इसको ईटा से शो करते हैं। और ईटा इक्वल टू आउटपुट एसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट डीसी पावर। इसी इनपुट डीसी को लेकर यह आउटपुट एसी प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट एसी का वैल्यू क्या निकाले हम, वी एम आई एम बाई 2 निकाले हैं। कोई भी एक वैल्यू रख दो, वी एम आई एम बाई 2। इनपुट डीसी का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 बाई पाई वी सी सी इंटू क्या निकाले हैं, आई एम, ऐसा निकाले हैं। इनपुट डीसी पावर अभी पढ़े। अब ये आई एम और ये आई एम, ये आई एम कैंसिल हो जाएगा, ये वी एम रहेगा, आई एम कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये 2 कैंसिल कर ये 2 कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका वी एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
2 नीचे आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। वी एम इंटू क्या होगा, VCC। ठीक है, ये VM बाई VCC होगा, ये पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई हो जाएंगे, और 2 और 2 मल्टीप्लाई हो, पाई बाई 4 VM बाई VCC होगा। इन टर्म्स ऑफ ईटा परसेंटेज के टर्म में शो करो तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 100। VM बाई क्या होगा, VCC इंटू क्या होगा, 100%। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है, एफिशिएंसी परसेंटेज है, पाई बाई 4 इंटू VM बाई VCC इंटू 100% हो जाए। क्लियर हुआ? तो ये इफिशिएंसी है। कोई भी पावर एम्पलीफायर DC पावर को लेकर आउटपुट AC के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो DC पावर को आउटपुट AC के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम उसकी क्या बोलते हैं, कन्वर्जन इफिशिएंसी बोलते हैं। कन्वर्जन इफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं एम्पलीफायर का, आउटपुट AC डिवाइडेड बाय इनपुट DC। आउटपुट AC हमने कैलकुलेट किया ऊपर से, इनपुट DC हमने भी बताया, सबकी वैल्यू रख दिया, जो कैंसिल हुआ उसका कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया, तो ये इफिशिएंसी हो गया। बट अगर मैक्सिमम इफिशिएंसी की बात करें, मैक्सिमम इफिशिएंसी अगर बात करें, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ पुश पुल क्लास B आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, अगर हमें ईटा मैक्सिमम की अगर बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी के केस में क्या होगा, ये आपका एक्सटर्नल DC सप्लाई वोल्टेज, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये आपका आउटपुट AC वोल्टेज स्विंग है बोल सकते हैं, आउटपुट AC वोल्टेज की पीक वैल्यू, मतलब वो आउटपुट AC वोल्टेज जो डेवलप होगा वो मैक्सिमम VM तक ही क्या होगा, अचीव कर सकता है, VM की वैल्यू को ही ले सकता है। तो VCC आउटपुट AC वोल्टेज की मैक्सिमम जो वैल्यू है VM फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी इन क्लास B आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, द पीक वैल्यू और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट AC वोल्टेज स्विंग टू अप टू मैक्सिमम VM की वैल्यू कितना हो सकता है, जितना हम DC दे रहे हैं उतना ही, क्योंकि जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल DC लेता है और उस एक्सटर्नल DC को लेकर बदले में आउटपुट AC देता है। तो आउटपुट जो AC वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम जो स्विंग है कितना हो सकता है, उसकी पीक वैल्यू है वो सप्लाई वोल्टेज तक ही होगा, जितना उसके पास नहीं है उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता वो। तो जितना सप्लाई वोल्टेज है उस सप्लाई वोल्टेज है उसी का इक्वल ही स्विंग कर सकता है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी पर्पस द आउटपुट AC वोल्टेज विल स्विंग मैक्सिमम अप टू एक्सटर्नल DC सप्लाई वोल्टेज, VM की वैल्यू कितना हो सकता है, VCC का इक्वल हो सकता है। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम इफिशिएंसी ईटा मैक्सिमम केस में क्या होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू पाई बाई 4 VM की वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम VCC होता है, VCC और ये हो जाएगा VCC इंटू 100%। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 100%, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 78.5% होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इफिशिएंसी होता है पुश पुल क्लास A ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का 78.5% होता है। इस परसेंटेज के बेस पर उसकी MCQ भी बन सकता है एग्जाम में कि क्लास B पुश पुल ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या होता है, 78.5 होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोल सकता है। क्वेश्चन वाला इसको अगर घुमावदार अगर देगा तो क्वेश्चन ये लिख सकता है, प्रूव दैट द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर इज 78.5%, ऐसा देख सकता है। तो भी यहाँ तक आना है, राइट नोट्स बोल दे तो भी यहाँ तक आना है। ठीक है, एक्सप्लेन बोले तो भी यहाँ तक है। जब तक इफिशिएंसी नहीं शो करोगे तब तक आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, अब रही बात 5 मार्क्स और 10 मार्क्स की क्वेश्चन में, तो 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मत करना और 10 मार्क्स के लिए अच्छे से करना। क्लियर हुआ? तो ये है मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो मैक्सिमम जो इफिशिएंसी 78.5 हो सकता है, मतलब 100%, 100 वाट का जो पावर लेगा उस 100 पावर वाट के DC पावर को 78.5 वाट के AC पावर में ही वो कन्वर्ट कर पाएगा। तो मैक्सिमम जो इफिशिएंसी है वो 78 क्या होता है, 5 होता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है, ईटा मैक्सिमम। जबकि हमने देखे थे क्लास A ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या होता है, 50% ही होता है। बट अगर हम इसकी प्रैक्टिकल अगर बात करें तो पुश पुल एम्पलीफायर की प्रैक्टिकली जो एम्पलीफायर है वो 65 to 70% तक का इफिशिएंसी देता है।
मतलब 65 से 70% डीसी पावर को आउटपुट एसी पावर में वो कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? तो ये ईटा मैक्सिमम इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे 78 पॉइंट क्या होगा 5% होगा। क्लियर हुआ? तो इसकी मैक्सिमम जो इफिशियंसी है वो कितना हुआ 78.5। क्लियर हुआ? तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कितना तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो डाउट क्लियर कर सकते, पूछ सकते हो। अगर हम इसकी अगर एडवांटेजेस की अगर बात करें, थोड़ा सा ले लेते हैं एडवांटेज की, इसकी एडवांटेज, बाकी कुछ पोर्शन और बचा उसको लूँगा मैं। तो इसकी इफिशियंसी तो है वो मच हायर है एज कम्पेयर टू क्लास ए। इफिशियंसी इज मच हायर, इफिशियंसी इज much higher than क्लास ए। तो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में इसकी इफिशियंसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज होता है, 2 ट्रांसफार्मर। तो इम्पीडेंस मैचिंग इज अचीव्ड, इम्पीडेंस मैचिंग इज अचीव्ड। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग इज अचीव्ड। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग हमें मिलता है, यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है वो रिड्यूस होता है, इट रिड्यूसेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, इससे रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे चीज़ क्या है, एडवांटेज है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो 2 ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। 2 ट्रांसफार्मर यूज़ होने के कारण सर्किट है वो क्या हो जाता है, बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, इस कारण क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर होता है, महंगा हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में इंडक्टर यूज होता है। इंडक्टर की नेचर है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने के कारण इसमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस है वो पुअर। तो पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, पुअर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने से उसकी इम्पीडेंस चेंज होता है, इम्पीडेंस चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, आउटपुट वोल्टेज चेंज होने से कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट का वोल्टेज गेन भी क्या होता है, चेंज। तो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ना मिल करके इसका गेन जो होता है क्या होता है, गेन में वेरिएशन दिखाई देता है। इसी कारण उसको बोलते हैं पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। कॉस्टलियर, क्योंकि ट्रांसफार्मर महंगा होता है। 2 ट्रांसफार्मर यूज हुआ तो कंप्लीट पावर एम्पलीफायर की कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भारी होता है, सर्किट बोर्ड में ज़्यादा जगह घेरेगा, ये भी लिख सकते हैं। लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड में ज़्यादा जगह लेगा, सर्किट बोर्ड में ज़्यादा जगह घेरेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे चीज़ क्या है, उसकी ड्रॉबैक्स हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, इम्पीडेंस मैचिंग मिलता है हमें, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम है वो इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारा आई थिंक क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर पुश पुल सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डाउट हो तो कॉल जरूर किया करो, डाउट क्लियर कर लेगा। थैंक यू।